हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास शुरू होने जा रही है। एक बार कृपया आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके जो प्रश्नावली 1.2 है उसके 3 सवाल बचे हुए हैं। आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे और कल हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। जो हमारी प्रश्नावली 1.3 है उसमें हमने अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना कि क्या दी गई संख्या अपरिमेय संख्या होती है या नहीं। और आज जो 3 सवाल हैं दोस्तों, बिल्कुल आपने ध्यान से समझना है। और ये तीनों क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सभी टीचरों ने हल करके तो दिखा दिए होंगे, लेकिन समझ में आप आज तक आपको किसी को आया नहीं होगा। 100 में से एक आधे टीचर ने आप पूरा लॉजिक समझाया होगा इनका, और मैंने लगता नहीं आपको कि पूरा लॉजिक किसी ने आज तक 100 में से एक आधे टीचर ने करवाया भी होगा, लेकिन सभी ने नहीं आता होगा। मेरा मानना ये है। आज हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। यही 5वां क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए ध्यान से समझना दोस्तों इस सवाल को, तीनों को ध्यान से समझना। बिल्कुल संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक है ना, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब हमने इस सवाल को ध्यान से समझना, ये कहना क्या चाहता है। आपको सवाल निकाल के दिखा दिया होगा, थोड़ा बहुत बता भी दिया होगा, लेकिन पूरा सम आपको समझ में नहीं आया होगा। इसमें कहा है कि जो ये संख्या है ना, जो इसको खोलने के बाद, और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। किसकी घात क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी हो सकती है, 1 से लेकर अनंत तक की, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इनको अगर हम n की वैल्यू पुट करें, इनको n की जगह रखे, किसी को भी रख लो। अगर हम 6 की घात 1 लिखे, n की वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 6 की घात 1 का मतलब है 6 की 1 बार गुणा, तो ये अकेला 6 ही है। अगर मैं बात करूं 2 की, 6 की घात 2 लिख दिया। अब 6 गुणा में 6, 36। हमने कहीं नहीं ध्यान देना, पूरी संख्या पे ध्यान नहीं देना, हमने देना अंक 0 पर समाप्त। अंक 0 पर समाप्त, इसका मतलब 0 पर समाप्त का मतलब क्या है, इकाई अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अंक 0 पर समाप्त का मतलब इकाई अंक 0 होना चाहिए। अगर हम इसकी नेचुरल नंबर है जो, अगर हम पुट करें इसकी n की जगह प्राकृतिक संख्याओं को रखें, तो हमारा अंक 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, हमने ये बताना है। क्लियर। अगर मैं 6 की वैल्यू n की वैल्यू 3 रखूं, तो अब देखो 6 6 36 36 216,
यहां पे क्या आई 6, 4 की करोगे तब भी 6 आना। कहने का मतलब कितनी भी वैल्यू रख के देख लो, इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। अब मैं एक बात बताऊं, अब हमने जानना क्या है, अब हमने जानना क्या है, अब हमने जानना ये है कि 0 पर, इसने बोल तो दिया, यहां तक की तो बात समझ में आ गई कि अगर हम n की जगह कोई सा भी नंबर 1 से लेकर अनंत तक का कोई सा भी नंबर रखेंगे n की जगह, तो इकाई अंक हमारा 6 का 6 ही रहेगा। इतनी बात क्लियर। उसके बाद इसकी भी जांच कर ले एक बार कि 0 पर आखिर 0 कब आ सकता है हमारे पास, इन वैल्यू में रखने पर कब आ सकता है 0। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 0 आखिर कब आएगा। ठीक है, उसको पहले देखेंगे। ये तो पता लग गया कि अगर n की वैल्यू हम प्राकृतिक संख्याएं रखेंगे n की जगह, तो हमारे इकाई अंक 6 ही रहेगा, 6 ही रहेगा। अगर ये 0 की बात उठी है तो 0 आखिर किस टाइम आएगा, किस शून्य पर संख्या कब समाप्त हो सकती है। अब देखो, मैं अगर किसी भी संख्या को लगा लूं, ये 2 है, इसको किस संख्या से गुणा करूं, यहां पे किस संख्या से गुणा करूं इकाई अंक 0 आए, किस संख्या से करूं आप बताओ। अगर मैं 5 से कर दूं तो यहां 10 बन गई, इकाई अंक क्या बना 0, इकाई अंक 0। कोई सी भी ले लो 3, सॉरी ये अगर देखो यहां पे क्या है सम संख्या है, क्या है सम संख्या, और हमने एक तो सम यानी कि हमारी ये क्लियर बात होगी, हम किसी भी सम संख्या को, और 5 क्या है एक विषम संख्या, 5 क्या है एक विषम संख्या। अब हम मान लिया यहां पे 5 ही रखे, यहां पर 5 रखे, ये एक विषम संख्या, लेकिन हमने क्या लेनी पड़ेगी एक सम संख्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि सम संख्या की विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हमारी क्या आएगी सम संख्या आएगी। अब देखो 20। अब जितनी बार भी हमने मान लिया ये सम संख्या से हमने 5 से गुणा करी, तभी हमारा क्या आता है 0 आता है, तभी क्या आता है इकाई अंक हमारा 0 आता है। क्लियर। अब उसके बाद इसने बात करिए 6n की शक्ति, सॉरी 6 की घात n के बारे में। अगर हम 6 की घात n, 6 क्या है एक आधार है किसका n का, और n क्या है एक घात है किसकी इस आधार 6 की। ठीक है, अगर इसके टुकड़े करें, इसके टुकड़े करें, अब देखो मान लिया मैं 15 ले लूं, पहले इसको छोड़ के पहले 15 लूं, तो 3 पे चलाएंगे हम 5 आया, और अब 5 ये आया। अब इसमें सभी क्या है विषम संख्या है, लेकिन यहां पे क्या दी है सम संख्या, तो हम सम संख्या, एक सम संख्या हमारी जरूर होनी चाहिए, एक सम संख्या क्या होनी चाहिए हमारी जरूर होनी चाहिए। अब हम यहां पे देखते हैं इसके टुकड़े 6 के टुकड़े करते हैं, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब यहां पे देखो अगर ये 2 और 3 टुकड़े आए हैं इसके, क्या आए 2 और 3, इस 3 की बजाय, इस 3 की बजाय 3 को हटा के अगर हम 5 कर दें, अगर 3 को हटाकर हम 5 कर दें, 2 किसी संख्या का टुकड़ा है और 5, अब ये 10 हुआ, इसका इकाई अंक कितना 0, और ये क्या है ये कुल इकाई खुद ही अंक है, और इसने कहा 0 पर समाप्त होनी चाहिए, 0 पर समाप्त होनी चाहिए। और n, अब इसके किसी भी मान लीजिए ये 2 की 5 की गुना है 10 आया, ये 10 की कितनी बार गुना कर लो, इसके ऊपर शक्ति 1 लगाओ फिर भी 10 आना,
10 की शक्ति 2 लगाओ 100 आना, 10 की शक्ति 3 लगाओ 1000 आना। तो ये क्या है, जीरो पर समाप्त हो रही है। क्या है, जीरो पर समाप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 होना जरूरी है। 5 होना क्या है, गुण जो अभाज्य गुणनखंड है इसके, तो 5 होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक कोई भी प्राकृतिक संख्या धनात्मक के लिए हम लिखेंगे, हम हल में हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए। 5 होनी चाहिए। उसके बाद लिखेंगे अर्थात 6n में 6 की घात n में 6 की गुणनखंड में 5 होना जरूरी था, लेकिन छह की घात n के टुकड़े कितने बने, 2 गुणा में 3 की घात n, ये टुकड़े बने। लेकिन और फिर उसके बाद लिखेंगे जरूरी था, लेकिन 6 2 गुणा में 3, लेकिन 6n के टुकड़े अर्थात में लिख लो, अर्थात थोड़ा स्पेस रखिए यहाँ पे, चल मैं ये यहाँ पे कर लो, अर्थात 6n में अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 3 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती।
ये बात लिखनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होगी। कहने का मतलब क्या है कि जो भी जिस भी चाहे कोई भी संख्या है, मान लिया 10 लगाओ, 30 लगाओ, ये कुछ भी लगाओ, जिसका इकाई अंक 0 है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा ही आएगा। क्लियर? और हमारे पास क्या है अभाज्य गुणनखंड? 2 और 3 है बस। कितने हैं? 2 तथा 3 अभाज्य गुणनखंड आए हैं। तो हम इस ये 2 और 3 में तो कोई भी संख्या हमारी क्या है? 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। जिसका भी इकाई का अंक 0 मिलेगा वो समझ लो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये समझ में आया ना? उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। करें साहब? एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छठा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 6। इसने बोला व्याख्या कीजिए 7 गुणा में 11। व्याख्या कीजिए 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13 और 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 गुणा में 5 1 गुणा में 2 गुणा में 1 गुणा में प्लस में 5। भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है? हमने ये बात व्याख्या करनी है कि दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं। अब देखो, पहले तो हम भाज्य संख्या को देखते हैं। भाज्य संख्या आखिर होती क्या? मैंने पहले भी बताया, आप भी बताया भाज्य संख्या क्या होती है। जो संख्या एक तथा अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग होती हो वह संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्या एक तथा अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग होती हो तो वह संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 1 क्या है? भाज्य संख्या। क्यों है? क्योंकि या तो या 1 से ही भाग हो रही या खुद या 3 से भाग हो रही। एक तथा अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग होती हो। अब मैं 4 की बात करूं, 4 किस किस से भाग हो रहा है? 1 से, 2 से और 4 से। अब एक तथा अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या है, इसमें है 2 है, तो ये 2 से भी भाग हो रहा है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी भाज्य संख्या होगी और ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। और हमने बात किसकी की है इस सवाल में? भाज्य संख्या की। हमने भाज्य संख्या को समझना है कि भाज्य संख्या क्यों है। उम्मीद करता हूं भाज्य संख्या आपको समझ में आ गई होगी। उदाहरण और ले लो, 12 ले लिया, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 छक्की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 12 के। एक तो 2 से भाग हो रही है, एक 3 से हो रही, और होती है 4 से भी है, होती है 6 से भी है, होती है 12 से भी है और होती है 1 से भी है। अब इनको 12 और 1 ये क्या है? एक तथा अपने आप को छोड़कर अन्य संख्या किस किस से भाग हो रही? 6 से भी हो रही, 4 से भी हो रही, 3 से भी हो रही, 2 से भी हो रही। तो ये क्या है? 12 एक हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है?
भाज्य संख्या। अगर वो कोई संख्या एक मान लिया 7 ले लिया, 7 है, देखो विषम संख्या अलग होती है, कहीं विषम संख्या में और भाज्य संख्या को एक मानो, ये अलग है। ये वो संख्या है जो केवल 2 से भाग नहीं होनी चाहिए, जिसमें 2 से भाग करने पर शेषफल बचे, वो संख्या क्या हमारी विषम संख्या है। और जो 2 से पूरी भाग हो जाए उसको सम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बात हो रही है भाज्य की और अभाज्य की। बात हम सवाल में इसमें करेंगे भाज्य की। अब मैं 7 की बात करूं, 7 क्या है, 7 एक अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि यह सिर्फ एक और अपने आप से ही भाग होती है, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। अब मैं एक क्रम लिखता हूं, 3 गुणा में 2 गुणा में 5 प्लस 5। 3 गुणा में 2 6 आ गया, गुणा में 5 और प्लस 5, ये संख्या कितनी बनी 35। कितनी बनी 35। कोई सी भी संख्या हो, अगर जिस संख्या से उसने उसको गुणा कर दी, मान लिया अब मैं लिख दूं 7, अब मैं इसको लिख दूं 7, जिस संख्या से मैं गुणा करूं वो उससे जो भी आएगा इसका गुणनफल, मान लिया मैं इसको कर दूं 6 से गुणा कर दूं, इसका आंसर आ गया 42, ठीक है। ये अब 42 जो इसका गुणनफल आया है, क्या ये 6 से भाग नहीं होगी, होगी, क्योंकि हमने 6 से गुणा की है, तो ये 6 से भाग भी हो सकती है। अब 6 से भाग करेंगे इस 42 को, फिर क्या आएगा हमारा 7 आएगा। उसके बाद अगर इस 42 में जब ये 6 से भाग हो रही है, अब अगर मैं एक बार 6 और जोड़ दूं इसमें 48 बैठ गया, क्या ये अब 6 से भाग नहीं हो रही, हो रही है, क्यों, क्योंकि इसमें 6 जुड़ा है जितना, और जोड़ना क्या कहलाती है, जैसे 2 का पहाड़ा लिखते हैं हम, 2 4 6 8 10 12, तो उसमें क्या है 2 में 2 जोड़ा तब 4 आया, बराबर जुड़ रहे हैं ना, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 बनेगा, तो ये क्या है बराबर जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब जिससे हम भाग कर रहे हैं, मान लिया 42 को अगर 6 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा हमारा, और जिससे हमने गुणा करी और वही जोड़ दिया, जिससे हमने भाग करना वही जोड़ दिया, उतना ही, जैसे 6 से भाग करना था 6 ही जोड़ दिया, 6 ही जोड़ दिया, क्या वो संख्या भाग, जोड़ना क्या है, जोड़ना क्या है, यही तो है, पहाड़ा ही तो बनता है। तो अब जुड़ा है उतना ही जोड़ा, जिससे हमने, अगर हम 5 जोड़ते, अब 5 जोड़ दिया और यहाँ पे 47 आ गया, क्या है अब भाग हो जाती, नहीं होती। और अगर हम 6 का 6 ही जोड़ते इसमें, जिससे हमने भाग करना 48, तो ये भाग हो जाएगी, क्लियर, यही बात है। तो ये भाज्य संख्या क्यों है, इन दोनों संख्याओं के बारे में हमने चर्चा करनी है। हम लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या कौन सी दी, 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13। हमने देखना लास्ट का क्रम, हमने देखना लास्ट का क्रम, किस लास्ट में किससे गुणा हो रही है और क्या जुड़ रहा है, ठीक है, किससे गुणा हो रही है और क्या जुड़ रहा है। अब देखो ये किससे भाग होगी, अगर हम इसको इस तरह लिख दें, 7 गुणा में 11 गुणा में 1 प्लस 1, और ये लिख दें गुणा में 13, ऐसे लिख दें, क्या ये अब भाग नहीं हो सकती, हो सकती है, क्योंकि हमने ये इसमें से कॉमन निकाला है 13 और 1, यहां से भी 13 और यहां से भी 13। अब आपके मन में एक सवाल होगा, अगर कॉमन तो यहां से यहां ब्रैकेट आनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या का, क्योंकि अगर हम इससे, ये गुणा के रूप में थी न कि भाग के रूप में, नो सॉरी जोड़ के रूप में,
अब बात करें इसकी, अगर ये दोनों जोड़ में होती, जैसे मैं कह दूं 6 प्लस 8 ये, और अब इनमें से 2 कॉमन लूं मैं इस रूप में, तो क्या आएगा, सॉरी ये था ये ब्रैकेट है, अब इसमें से 2 कॉमन लेके मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस 4 ये लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये प्लस के रूप में है। क्यों है ये प्लस के रूप में, और ये इनकी गुणा करके ये लिखता तब भी अब कितना है, मान लिया इसको 7 गुणा में 11 है, इसका आया 77, और इसकी 13 से और गुणा करके जो गुणनफल यहां पे होता, जो गुणनफल यहां पे होता वो ही हमारा बाद में 73 आता 13 को कॉमन लेने पर। ठीक है, 13 को कॉमन लेने पर वही आता 77, और अब भी इसका गुणनफल कितना बन रहा है, 73 बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये किससे भाग हो रही है, अब यहां लिख दो दी गई संख्या, यह दी गई संख्या तेरह से विभाज्य है। विभाज्य मैंने हम इसको 13 से भाग कर सकते हैं। मैंने जो एग्जांपल के तौर पर समझाया था, इसमें कितना जुड़ा, 13 ही जुड़ रहा था, 13 ही जुड़ रहा है और 13 से ही गुणा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये 13 से भाग हो सकती है। क्लियर? उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 गुणा में 5, तो सॉरी प्लस में 5 ये। अब हम क्या देखेंगे, जो जुड़ रहा है, जो जुड़ा हुआ है, क्या उसके अंदर गुणा भी है, हाँ ये रही। अब यहां पे तो क्या था, लास्ट में दे दी थी, लास्ट में जैसे ये रहा 13 की गुणा लास्ट में थी, इस 13 को यहां भी दे सकते थे 11 की जगह, 11 पीछे दे दिया, 13 आगे दे दिया। ठीक है ना, तो बात तो वही बराबर है, तो इसने यहां पे दे दिया और प्लस 5 बाद में जोड़ दिया। तो हम कहने का मतलब ये किससे भाग हो सकती है, 5 से भाग हो सकती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणा में 6 गुणा में 1 गुणा में 4 गुणा में, जहां 5 था वहां 1 लगा दिया हमने, और 4 गुणा में 3 गुणा में 2, और जो ये लास्ट में 1 है ये भी लिखना है, गुणा में 1 प्लस में। अब इस 5 की जगह क्या करना, जैसे हमने अब यहाँ पे 13 था, प्लस में 13 था, और यहाँ भी प्लस में 5 है, तो इसकी जगह हमने 1 लिखा, और गुणा में हमने क्या किया 5। तो ये दी गई संख्या किससे भाग हुई, 5 से। तो हम कह सकते हैं यह दी गई संख्या 5 से विभाज्य है। अब देखो, अगर हम इनकी टोटल गुणा करके फिर उसको जोड़ के जो संख्या है उससे अलग हमें ये मिल रही है कि 13 से भी भाग हो रही है। अब भाज्य संख्या क्या है, सिर्फ अभाज्य संख्या क्या है, जो 1 तथा अपने आप पर हो। मान लिया 7 है तो 1 तथा 7 पर होनी चाहिए बस। लेकिन यार जो इसका आएगी, जो भी गुणनफल करके और फिर उसका योग करके जो ये बाद में 13 जुड़ेगा, इनकी मान लिया यहाँ भी 13 है, ये लगा लो, यहाँ पे इसका टोटल जो गुणनफल में जो 13 जुड़ेगा और जो उत्तर आएगा वो संख्या किस पे भाग होगी, 13 पे भाग होगी, ये संख्या किस पे भाग होगी, 5 से भी भाग होगी। तो इसका मतलब क्या है, जब ये और किसी से भाग होने लग रही है तो वो क्या है, भाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं दी गई संख्याएं
क्रमशः, क्रमशः माने जो क्रम दिया हुआ, एक ये क्रम, दूसरे पे ये क्रम, पहला ये है, दूसरा ये, इसी के अनुसार पहला क्रम कौन सा है, किससे भाग हो रही है, 13 से, 13 तथा 5 से विभाजित होती है, अतः ये संख्याएं, ये लिख लो, अतः ये संख्याएं भाज्य संख्या है, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं, भाज्य है, अतः ये संख्याएं भाज्य हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है 7वां क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आज थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं है, इसलिए अच्छा सा मूड सा नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी किया करूँगा दोस्तों आपको अच्छा से समझाने की। करें साथ? अगले सवाल में सिर्फ हमने कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना। सोनिया और रवि एक पथ से सातवां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो दोस्तों, मान लिया ये कोई पथ है, थोड़ी इंक डाल लेंगे। देखो दोस्तों, मान लिया ये कोई ट्रैक है, पथ है, जहां वे दौड़ते हैं। ठीक है, वो वाला मार्कर क्यों नहीं चल रहा, आइए थोड़ी सी जान। ये वाला पथ है, यहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया, यहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया। सोनिया लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। क्लियर? उन्होंने चलना प्रारंभ किया यहां से यहां तक। अब ये तो 12 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है यहां से, और ये लगाती है 18 मिनट में। इसका मतलब क्या है, जब देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं, इन्होंने दिया है एक क्वेश्चन में बोल रखा है इन्होंने कि एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही समय पर चलते हैं, तो ये आपस में किस समय मिलेंगे। अब देखो, जब ये नहीं है कि ये रुक गए, दौड़ रहे हैं, दौड़ तो रहे हैं, ये नहीं है कि यहां पे आके तुरंत रुक गए हैं। तो देखो, इसने तो कर दिया 12 मिनट में पूरा, 12 मिनट में पूरा कर दिया, ये करती है 18 मिनट में, फिर दौड़ना स्टार्ट, रूट कंटिन्यू चल रहे हैं, कंटिन्यू दौड़ रहे हैं। ठीक है, और एक ही दिशा में एक ही समय शुरू किया। लेकिन जब वो यहां मान लिया यहां पे आ गया और ये
6 मिनट का अंतराल यहां से यहां तक हुआ, 6 मिनट का अंतराल यहां से यहां तक, फिर अगली 6 मिनट का यहां से यहां तक, अगली का यहां से यहां तक, फिर अगली का यहां से, फिर अगले का यहां से यहां पे। जब यहां पे दोबारा आएंगे ना ये, तब जाके क्या होगा, यहां इकट्ठे हो जाएंगे। कब? मिनट देखो, जब इतना मान लिया 6 मिनट का फैसला हो गया इनका, 6 6 का ये, 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 6 12 18 24 30 और 36। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 6 मिनट का अंतराल, सॉरी हाँ, जब ये 12 मिनट में ये तो हम इसको निकाल लेंगे कैसे, 18 मिनट में शून्य, इसके बाद ये गुणनखंड करेंगे, 2 निमी 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 12 के करेंगे, 2 चिकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब लिखेंगे शून्य, 2 गुणा में 18 लिख लो पहले, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 1। अब लिख लो रवि, 12, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 1। इनका एलसीएम निकाल दो हमें। जब वो इकट्ठे होंगे, जब उनका मिलन होगा दोनों का एक स्थान पर, तो वो हमारी मिनट आ जाएंगी इतने मिनट के बाद। अब कैसे, जोड़े बना के जो कुछ बचे, एक एक तो जोड़ा ही हो गया। अब एलसीएम कैसे करेंगे, एक तो जोड़ा 2 का बन गया, एक 3 का बन गया, बाकी जितनी संख्याएं बच गई, इसकी 2 बच रही है लिख दिया, इसकी 3 बच रही है लिख दिया। अब इनकी गुणा कर दो आपस में, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो ये हमारी 36 मिनट आ गई। कितनी आ गई, 36 मिनट। क्या आ गई, 36 मिनट। ये हमारा 7वां सवाल था। और 7वां सवाल करने के बाद हमारी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई है, एक बार शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका कंप्लीट मैथ होगा यहाँ पे और अच्छे से होगा। ठीक है, तो एक बार जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो पसंद आई है कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। ठीक है, और आपका कंप्लीट मैथ हो जाए। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। कल दोस्तों अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। ठीक है, कल की जो है उससे पहले एग्जाम्पल समझेंगे एक्सरसाइज से पहले, फिर उसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की। अगर आपने वही बात है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।